लास्ट टाइम सीटेट साइंस में पेडागोजी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास क्वेश्चन दिया था कि कक्षा 8वीं का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आपके पास ऑप्शन दिए थे आरेखन, जांच सूची और साक्षात्कार। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में दिया था पोर्टफोलियो, समूह चर्चा और नैदानिक, और तीसरे में दिया था नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार और आरेखन। आपके पास 3 ऑप्शन में से आपको कोई एक चुनना था जो परफेक्ट होगा। अब सबसे पहले जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपको पता होनी चाहिए आखिर ये वैकल्पिक अवधारणा होती क्या है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वैकल्पिक अवधारणाओं के बारे में कि आखिर वैकल्पिक अवधारणाएं जिसे हम मिसकंसेप्शन कहते हैं आखिर ये होती कैसे हैं, बच्चों में कैसे आती हैं और कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं और सुधार सकते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकल्पिक अवधारणा की, जिसे हम अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या फिर मिसकंसेप्शन के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये क्या होती हैं, तो आप बोल सकते हो वैकल्पिक अवधारणाएं या फिर मिसकंसेप्शन वे गलत वैज्ञानिक धारणाएं होती हैं जो विद्यार्थियों के अपने अनुभवों, है ना, भाषा से, समाज से या फिर पूर्व ज्ञान के आधार पर बन जाती हैं। ठीक है, बच्चा ये सोचता है कि ये जो बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो वो बात कैसी होती है, गलत होती है। जैसे हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं। जैसे जब बच्चे रहते हैं ना छोटे, आपने भी सोचा होगा, मैंने भी सुना था, तो मैं भी यही समझता था कि जो ऊँट होता है, ऊँट के पास जो कुबड़ होता है उसमें पानी स्टोर होता है, इसलिए ऊँट को महीने भर तक के पानी नहीं पीता। ठीक है, जैसा मैंने सोचा है ऐसा ही सभी बच्चे सोचते हैं, क्योंकि सभी एक ही स्टेज से गुजरते हैं। और ये मिसकंसेप्शन तो रहता है कि ऊँट में इतना बड़ा कुबर रहता है, वो इसलिए रहता है ताकि पानी स्टोर रहे। लेकिन ये जो हमारे पास में धारणा थी, ये धारणा बिल्कुल हमारे पास गलत साबित होती है, क्योंकि जो कुबड़ होता है ऊँट के पास में, वहाँ पे पानी स्टोर नहीं रहता, वहाँ पे रहता है वसा स्टोर। हमारे पास जो फैट होता है ऊँट के पास में वो स्टोर रहता है। ठीक है, वैसे ही आपने दूसरा अवधारणा देखी होगी कि हम क्या सोचते थे कि जो हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं वो केवल रात्रि के समय श्वसन करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि हमने अभी जस्ट हमने पढ़ा था श्वसन के बारे में कि श्वसन जो है ना प्रक्रिया पेड़ पौधों में दिन और रात दोनों टाइम होती है। ठीक है, तो ये बात भी आपके पास गलत धारणा थी, एक धारणा लेकर चल रहे थे कि पौधे केवल रात को सांस लेते हैं, दिन में नहीं लेते। तो ये बात भी हमारे पास गलत हुई सिद्ध। ठीक है, आप देखते हो कि जो भारी वस्तु होती है वो हमेशा तेज गिरती है, ये भी आपके पास में एक मिसकंसेप्शन था। लेकिन जब आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ा तो आपने देखा कि जो मास होता है हमारे पास, द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण से स्वतंत्र होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अगर एक भारी वस्तु है, एक हल्की वस्तु है, अगर दोनों को हम जहाँ पे हमारे पास में निर्वात है, जहाँ पे हमारे पास कोई भी रोक छेड़ करने वाला नहीं है, वहाँ पे गिराएंगे, दोनों एक ही साथ में एक ही गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिरेंगी। ठीक है, ये बात भी हमारे पास यहाँ पे गलत सिद्ध हुई। एक और धारणा है कि बिजली तार में भागती है ना, तो ये बात भी हमारे पास में यहाँ पे गलत सिद्ध हुई। तो ये ऐसी मिसकंसेप्शन हमारे पास में अवधारणा होती हैं, जैसे हमारे पास पहले हमारे पास में बनी हुई थी, अब ऐसे ही जो अवधारणा होती है वो बच्चों में बनी रहती हैं। अब बात ये आ जाती है इन्हें हम कैसे सुधारेंगे, कौन कौन सी हम रणनीतियाँ अपना सकते हैं ताकि ये बच्चों में हम दूर कर सकें। ठीक है, तो इससे पहले हमें ज़रूरी होगा कि आखिर ये अवधारणाएं बनती क्यों हैं। ठीक है, तो पहला कारण इसका होता है दैनिक अनुभव की गलत व्याख्या। जैसे बच्चा जो ऑब्जर्वेशन करता है, हो सकता है बच्चा उसका गलत निष्कर्ष निकाल ले, और हो सकता है खुद गलत निष्कर्ष नहीं निकाल रहा है, अपने से बड़े से किसी से पूछा, अब बड़े को तो उतना विज्ञान का नॉलेज है नहीं, साइंस का नॉलेज है नहीं, तो उसने कुछ गलत बता दिया जैसे उसने सुना था। तो पहली बात तो क्या है, दैनिक अनुभव से वो गलत धारणा को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, दूसरी क्या हो सकता है, हमारे पास भाषाई भ्रम हो सकता है। देखो, भाषा हर जगह पर अलग अलग होती है और हर जगह पर जो भाषा के शब्द होते हैं उनका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, तो हो सकता है हमने कोई गलत शब्द सुन लिए हो सकता है हमने कोई मुहावरा गलत सुन लिया है या फिर लोक भाषा, यहाँ पे हमने उसको समझने में गलती कर दी है। ठीक है, जो मुहावरा है वो कहना कुछ और चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ भाषा में उसे कुछ और समझते हैं। ठीक है, तो एक भ्रम यहाँ से आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात है कि कभी कभी क्या होते हैं, हम अधूरी जानकारी या फिर आधा ज्ञान ही लेते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी हम लेते ही नहीं है। जैसे मान के चलो आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, तो आपने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, दिन में होती है। ठीक है, और क्या करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे आधा ज्ञान लिया कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होती है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो आपने ज्ञान आधा खुद से बना लिया। अगर ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो ये ऑक्सीजन को तो लेगा ही नहीं, सांस तो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास एक भ्रम वाला आपकी एक अवधारणा विकसित हो गई। क्यों विकसित हुई? क्योंकि आपने यहाँ पे आधा ज्ञान लिया और आधा ज्ञान आपने खुद से निकाल लिया। ठीक है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या फिर इनकम्प्लीट हम फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी गलत निष्कर्ष आ जाता है। ठीक है, अगर हम चौथे पहलू की बात करें तो पहले के गलत अनुभव, है ना, पहले के गलत अनुभव भी आप आजकल देख रहे हो, आप व्हाट्सअप चला रहे हो, ठीक है, घर है, समाज है, यूट्यूब है, यहाँ पर भी आपको ऐसी बात नहीं है कि 100% सही जानकारी मिलेगी। आजकल यहाँ पर भी आपको गलत जानकारी मिल जाती है। ठीक है, पांचवी कारण की बात करें तो कक्षा में रटना आधारित सीखना, कि आप कक्षा में गए और आप रटकर सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे रटने के चक्कर में क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हो, और कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते तो गलत धारणा आपके पास में बन जाती है। ठीक है, तो ये 5 कारण हो गए आपके पास में कि आखिर हमारे पास जो मिसकंसेप्शन है वो क्यों बनते हैं। ठीक है, अगर हम अब क्या करें, अगर हमें मिसकंसेप्शन पहचानना है कि बच्चे में किसी गलत अवधारणा विकसित हो गई है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं, आखिर किस बारे में गलत अवधारणा विकसित हुई है। ठीक है, अक्सर यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और हमने पीछे भी देखा है। अब यहाँ पे हम 3 कारगर तरीके देखते हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अवधारणा को पहचान सकते हैं कौन सी मिसकंसेप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नैदानिक परीक्षण करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक शिक्षक होता है, वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर बच्चे उसका आंसर देते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछता है शिक्षक, वो 2 तरीके से पूछ सकता है। पहली बात तो मल्टीपल चॉइस पूछ सकता है, और मल्टीपल चॉइस से भी बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास में ओपन एंडेड। ठीक है, जैसे हमने पूछ लिया कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि हम खाना क्यों खाते हैं, है ना। अब खाना क्यों खाते हैं, तो अगर 10 बच्चों से पूछेंगे 10 बच्चे क्या है, अलग अलग जवाब देंगे। इसी को बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, बच्चे अपने अनुसार इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ओके, सबसे प्रभावी हमारे पास यही होता है कि ऐसे प्रश्न जो बच्चों की सोच को बाहर लाएं कि आखिर बच्चे क्या सोच रहे हैं। अगर बच्चे ने कुछ गलत सोचा है तो हम उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात होती है हमारे पास में नैदानिक साक्षात्कार। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, वैसे ही हमारे पास में यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्यों के बारे में, गहराई से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो भी गलत सोच होगी हम उसको पड़ताल कर सकते हैं कि आखिर गलत धारणा क्यों है। ठीक है, ओके, बात क्लियर है। हाँ, तीसरी बात होती है ड्राइंग। ठीक है, कि एक काम करते हैं कि हम किसी मॉडल को दिखा देते बच्चों को। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक काम करो बच्चों, ऊँट का चित्र बनाओ। ठीक है, कोई भी मॉडल बनाओ, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, एक चित्र बनाएगा। अगर वहाँ पे हमें चित्र में कोई गड़बड़ी दिखाई देगी तो हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे गलतफहमी है बच्चे के पास में। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे सुधार सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में कई अलग तरीके होते हैं, जैसे हमारे पास में कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप, है ना। कॉन्सेप्ट मैप बनवाओ, अगर वहाँ पे कहीं गलती कर रहा है बच्चा तो वहाँ से उसकी पकड़ सकते हैं गलती को। ठीक है, और सबसे अच्छा रहता है समूह चर्चा, है ना। बच्चों से बोलो कि एक टॉपिक आपने दे दिया कि आप एक काम करो, इस टॉपिक पर चर्चा करो। ठीक है, बच्चों ने चर्चा प्रारंभ करी और आप आराम से पीछे बैठकर सुन रहे हो। ठीक है, उनकी चर्चा में कहीं भी मिस्टेक लगेगी तो आपको पहचान जाओगे आप कि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पे इसकी एक गलत फहमी है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसका हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब बात आती है कि आखिर हम जो वैकल्पिक अवधारणा हमारे पास में बन चुकी हैं, ठीक है, बच्चों के पास जो वैकल्पिक अवधारणा है, मिसकंसेप्शन है, ठीक है, आखिर हम इन्हें कैसे सुधारेंगे, कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्चुअल कन्फ्लिक्ट मेथड होता है हमारे पास से। ठीक है, कि बच्चे की गलत धारणा से अलग विरोधाभासी एविडेंस दिखाना। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ बोला और आप डायरेक्ट में उसको बोल दो। क्या है कि हमें अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो हमें क्या है, पहले एविडेंस देना होगा कि आखिर जो बात आप बोल रहे हैं वो गलत है और जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। आखिर सही क्यों है, हमें उसका एविडेंस देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो 100% सही है। और विज्ञान भी बोलता है कि विज्ञान बिना ही एविडेंस के कोई भी बात नहीं करता, तो हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्या है, एविडेंस से प्रमाणित कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान के चलो बच्चा सोचता है कि भारी वस्तु तेज गिरती है। ठीक है, 2 वस्तुओं को एक साथ गिराओ। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की बात आपको सही नजर आएगी कि 2 वस्तुओं को साथ गिराएंगे तो भारी वस्तु गिरेगी। लेकिन अब क्या करो, 2 वस्तुओं को, यहाँ पे 2 मेथड है, या तो हम वैक्यूम में करा के देखें, ये प्रैक्टिकल है ना, कि एक जगह पे आप वैक्यूम क्रिएट करो, वहाँ से
प्रैक्टिकल करो। या फिर सबसे अच्छा मेथड होता है कि आपको अगर ये चीज़ दिखाना है तो आपको एक बुक लेनी है, भारी बुक लेनी है, और इसके ऊपर आपको एक पेज रख देना है, ठीक है। इन दोनों को गिराओ तो क्या है, दोनों साथ में गिरेंगी, ठीक है। और अगर पेज को अलग गिराओगे और बुक को अलग गिराओगे तो एक पहले गिर जाएगी, एक बाद में गिर जाएगी। तो यहाँ से भी एक आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि क्या है, जो पेज है यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा था, वायु का प्रतिरोध ज़्यादा था, इसलिए देर लग रही थी, बाकी दोनों क्या है, समान वेग से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। अगला मेथड होता है हमारे पास में रचनावादी दृष्टिकोण। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चा खुद कॉन्सेप्ट बनाता है, शिक्षक क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बच्चा क्या है, करके सीखता है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या हो सकती है, गहरी एक्टिविटी विकसित हो सकती है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं POE स्ट्रेटेजी। ये क्या होती है, तो आप बोलना POE मतलब होता है प्रिडिक्ट, ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन, ठीक है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है बच्चा अनुमान लगाए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है घटना को दिखाए, और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है बच्चे की सोच बदले, ठीक है, या फिर हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एक होता है हमारे पास में एनालॉजी मेथड, जिसे हम बोलते हैं सादृश्य विधि। इसमें क्या होता है, नई अवधारणाओं को पहले से जानी चीज़ से जोड़ना, ठीक है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले से अगर हमने कोई अवधारणा सीख रखी बच्चों ने, तो हम नई अवधारणा को अगर सिखा रहे हैं तो पहले की अवधारणा को जोड़ेंगे। जैसे हम अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सिखा रहे हैं बच्चों को, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सिखाने से पहले बच्चों को एक विकसित हो गई थी कि पानी कैसे बहता है, तो हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बिल्कुल पानी के झरने की तरह बह रहा है, बिल्कुल लगातार चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो नया कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हमने पुराने कॉन्सेप्ट जो हमारे पास में था पानी का बहाव, उससे जोड़कर बच्चों को समझाया। बच्चे बहुत जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट कार्टून बना सकते हैं। आजकल क्या है, बच्चे कार्टून से ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो आप जो है कॉन्सेप्ट को कार्टून से बना दो, है ना। या फिर अगर कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, आप एक कहानी से बना दो, ठीक है। तो बच्चे मज़ेदार चित्र देखेंगे, ठीक है, कहानी सुनेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से ये जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। ओके, पीयर लर्निंग भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहता है। पीयर लर्निंग का मतलब होता है मित्र, है ना, अपने एक दूसरे से तर्क कर रहे हैं। जैसे आप दो मित्र हैं, एक दूसरे से तर्क कर रहे हैं, एक साथ पढ़ने वाले हैं, तो दूसरे बच्चों के सही तर्क देकर मिसकंसेप्शन को सुधार सकते हैं आप, ठीक है। सातवां होता है आपके पास में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जैसे आप मॉडल बना सकते हो, ठीक है, मॉडल द्वारा समझा सकते हो, एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझा सकते हो, या डेमोंस्ट्रेशन मतलब किसी भी चीज़ को दिखाकर, है ना, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम गोल्डन रूल की बात करें कि अगर किसी भी मिसकंसेप्शन या फिर आप वैकल्पिक अवधारणा को सुधारना चाहते हैं, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वैकल्पिक अवधारणा है, मिसकंसेप्शन है, उसको हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। फिर हम बच्चे को अपनी सोच बदलने का मौका देते हैं। ऐसा नहीं कि हम फोर्स करें कि नहीं जो हमने बोला वही सही है, बस हमको उसको मौका देंगे कि आप देखो और समझो कि आप गलत हो या फिर सही हो, ठीक है। फिर जो हम गतिविधि कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, प्रमाण देंगे और कॉन्सेप्ट को साफ करेंगे, ठीक है। और जांच अगर ज़रूरत पड़ रही है, जो मिसकंसेप्शन अगर हट रही है, नहीं हट रही, तो हम दोबारा जांच करेंगे और उसको हटाने का प्रयास करेंगे।